प्रदेश के दूसरे अस्पतालों की तरह यमुनानगर के प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड पर इलाज बंद कर दिया गया है। कैंसर, हार्निया जैसी गंभीर बीमारी के मरीजों का भी इलाज नहीं हो रहा है, जिससे मरीज और उनके परिजन अब भगवान के भरोसे रह गए हैं। मरीजों ने सरकार से प्राइवेट अस्पतालों का बकाया भुगतान करने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि यमुनानगर के करीब 30 प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान के तहत मरीजों का इलाज कर रहे थे, जिनका सरकार पर करोड़ों का बकाया है। बकाया पैसे के चलते अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो तो गलत करया, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे ने। गरीब आदमी सामान काटते सीधे करवाए सका ऑपरेशन, और अपना पैसा कहाँ दरिया गरीब आदमी पर चाहिए जी। उनकी मजदूरी आज मिलनी चाहिए। आयुष्मान ने आज से तो इलाज बंद कर दिया। इससे पहले मैंने 3 महीने पहले यहाँ कराया था। खुद डॉक्टर साहब ने मेरा आयुष्मान पे इलाज किया जी, प्रसाद गर्ग जी ने। ठीक है, अब उसके बाद इनकी पेमेंट बंद कर दी सरकार। अपना कहती है जी हम तो 5 लाख दे रहे, 6 दे रहे, इनके खाते में बेचारों के आने थे तो इन्होंने बंद कर दिया। नुकसान तो आई है जी। हमारे बाप को कैंसर है, यहाँ से इलाज चल रहा जी। पैसे हमारे पे सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब उन्होंने इनका क्या नाम लिंक काट आयुष्मान से चाह रहे थे भाई। आयुष्मान कह रहे टीवी में आज बंद हो गया जी। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बोल, भाई क्या करेंगे। ऊपर वालों से दुआ करते हैं, देखो आयुष्मान कार्ड दोबारा चालू हो जाए। तो आईएमए ने हरियाणा में आयुष्मान कार्ड से इलाज बंद होने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आईएमए अध्यक्ष बोले कि निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है, पर सरकार जिम्मेदार है। सरकार से मांगों को लेकर सहमति नहीं बनी है। सरकार ने 300 करोड़ की बकाया राशि जारी की है। सरकार समय पर भुगतान नहीं कर रही है। अस्पतालों को चलाने में भारी दिक्कत आ रही है। आईएमए और सरकार के बीच फिर से बैठक हो सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे अस्पताल संचालकों को आज रात 12 बजे से आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए जो भी सेवाएं हैं उनको स्थगित करना पड़ा है। कारण एक तो बहुत सारा पेमेंट सरकार के ऊपर बकाया है। दूसरी चीज़ उसकी वजह से जो भी हमारे अस्पताल संचालक हैं उनको अपने अस्पताल चलाने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो मेन कारण तो ये है। उसके अलावा उसके साथ जुड़े हुए कुछ और भी कारण हैं कि लेट पेमेंट्स तो होती हैं, साथ में उसके ऊपर हैवी डिडक्शंस, लेट पेमेंट्स का ब्याज नहीं मिलना, बहुत पुराने जो क्लेम्स भी बहुत सारे अटके हुए हैं उनका भी अभी तक कोई निपटारा नहीं हुआ है। तो लगातार प्रयासों के बावजूद भी जब ऐसा हो रहा है तो मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, जिसके लिए हमें बहुत खेद है। तो हड़ताली आईएमए डॉक्टर से सरकार की अपील है कि हड़ताल के फैसले पर पुनर्विचार करें। जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित कर सकती है हड़ताल। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल का बयान है, सरकार पैनल के तहत अनुबंधित अस्पतालों का भुगतान कर रही है। सभी लंबित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सभी आईएमए डॉक्टर से सरकार की अपील है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं बाधित ना हो। और हड़ताल जो है जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित कर सकती है। आयुष्मान पर सरकार को समाधान की उम्मीद है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बड़ा बयान सामने आया है। निजी अस्पतालों की 300 करोड़ की भुगतान जो है वो किया जा चुका है। अधिकारी और मंत्री लगातार आईएमए से बात कर रहे हैं। सरकार को जल्द ही बीच का रास्ता निकालने की उम्मीद जताई जा रही है, निकलने की उम्मीद है। गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों की जांच करने की भी जरूरत है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इसका समाधान निकल जाएगा। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का ये बड़ा बयान सामने आया है कि 300 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अधिकारी मंत्री लगातार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से बात कर रहे हैं, ताकि जल्द ही इसका समाधान निकल जाए। उनसे बातचीत करते हैं। बेदी जी, हरियाणा में आयुष्मान कार्ड के तहत जो इलाज होता था वो अब निजी अस्पतालों ने बंद कर दिया रात 12 बजे से। उनका कहना है कि 500 करोड़ रुपया हमारा बकाया है सरकार की तरफ, लेकिन सरकार देने का काम नहीं कर रही और गरीब आदमी को उसका नुकसान उठाना पड़ा। ये पिछले दिनों सारा विषय संज्ञान में आया था। आईएमए के लोगों से हमारे अधिकारियों ने भी और स्वयं हमारे मंत्री जी ने भी और सभी लोगों ने बातचीत की थी
और उनको विश्वास दिलाया था कि आपको गरीब आदमी के इलाज की इस प्रकार की बात ना करके आपको हम बजट प्रोवाइड करेंगे। और 300 करोड़ रुपया लगभग, जहां तक मेरी जानकारी में है, अभी हमने रिलीज भी कर दिया है। और उनको बजट की तो कोई कमी नहीं आने देंगे, परंतु थोड़ी बहुत ही जानकारियां जिस प्रकार की हैं, काफी जगह से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि जिस प्रकार का आयुष्मान कार्ड का उपयोग कुछ पेशेंट करवा रहे हैं या जानबूझ के करा जा रहा है, या कैसा उनके अनजानपने में या जानबूझ के करवाया जा रहा है पेशेंट के द्वारा, वो थोड़ी बहुत उसमें जो शिकायतें आई थी उसकी जांच करनी आवश्यक थी। वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी हित में थी और सरकार के हित में भी थी और पेशेंट्स के भी हित में थी, तो उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है। परंतु सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये एहतियातन तौर पर इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं कहीं बाधित ना हो और कोई हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल से जिस प्रकार का तालमेल हमारी सरकार का है, क्योंकि वो भी हरियाणा की लोगों की सेवा करना चाहते हैं और सरकार भी सेवा करना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता कहीं बाधा आएगी और बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सारा मामला सुलझ जाएगा और स्वयं मुख्यमंत्री जी और सारी टीम हमारी। तो उधर गुरुग्राम में ग्रामीणों ने टोल प्लाजा का निर्माण रुकवा दिया। टोल प्लाजा से पहले अंडरपास बनाने की मांग की है। दर्जनों गांवों के लोगों ने निर्माण कार्य को रोक दिया है। पंच गांव में बन रहा नया टोल प्लाजा है जिसका निर्माण रोका गया है। गांव वालों का कहना है कि अंडरपास से ग्रामीणों को सीधा फायदा मिलेगा। टोल प्लाजा से पहले अंडरपास बनना जरूरी है, ये ग्रामीणों ने कहा है। खेड़की दोला टोल प्लाजा को पंच गांव में शिफ्ट किया जाना है, इसलिए टोल प्लाजा का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर अंडरपास के बिना टोल प्लाजा बनाते हैं तो वो उसका कार्य नहीं चलने देंगे, उसे नहीं बनने देंगे। तो वहीं पंचकुला में मोरनी के टिक्कर ताल का पानी ओवरफ्लो हो गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते पानी ओवरफ्लो हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र से बारिश से टिक्कर ताल में पानी भरा है। टिक्कर ताल में बने कैबिनों तक में पानी घुस चुका है, तो पानी ओवरफ्लो हो गया है। पंचकुला के मोरनी में ये टिक्कर ताल झील है जहां पर लोग घूमने भी आते हैं, पर्यटन स्थल है जहां पर लोग पहुंचते हैं, लेकिन लगातार हो रही पहाड़ों पर बारिश की वजह से यहां पर पानी का ओवरफ्लो हो गया है, ताल भर चुका है। और इतना ही नहीं, ये पानी वहां बनी दुकानों के कैबिनों तक में घुस गया है। तो वहीं मोरनी के टिक्कर ताल गांव के टिकरी में तेंदुआ दिखा है। गांव में तेंदुआ दिखने से लोगों में हड़कंप मच गया। तेंदुआ दिखने से लोगों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने कहा कि यह तेंदुआ 3-4 दिन से आसपास के इलाके में घूम रहा है, इससे डर का माहौल पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की है ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी विरासत खालसा बनेगा। कुरुक्षेत्र में भी विरासत खालसा जैसा संग्रहालय बनाने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सिख संग्रहालय की लगभग डिजाइन तैयार कर ली गई है। नवंबर तक इसका शिलान्यास हो सकता है। 2 साल बाद जनता के लिए खोले जाने की संभावना जताई जा रही है। इस परियोजना के साथ साथ गुरु रविदास संग्रहालय पर भी काम चल रहा है। संग्रहालय में ऑडियो विजुअल के माध्यम से सिख इतिहास दिखाया जाएगा। तो इसका काम चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इसका कार्य शुरू हो जाएगा। इसका जो डिजाइन है वो तैयार किया जा रहा है। पंजाब की तर्ज पर भी हरियाणा में भी विरासत खालसा बनाने की तैयारी की जा रही है। जिस प्रकार से महापुरुषों ने देश को और धर्म को बचाने के लिए कुर्बानियां दी, सब नौछावर कर दिया। 6 साल के 8 साल के बच्चों को जिंदा चुनवा दिया। किस प्रकार से तथ्य तवों के ऊपर हमारे गुरुओं को यातनाएं दी गई। पिताजी के हाथों से ही उसके बेटे को बीचों बीच चिरवा दिया। मुगलों ने जितने भी अत्याचार किए, और ये कोई 1 दिन की गाथा या 2 दिन की गाथा नहीं है, सैकड़ों वर्षों की गाथा है। मेरे को एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक प्रसंग याद आता है कि वो संसद में बोल रहे थे जब अनंतपुर साहब में खालसा पंथ का 300वां साला मनाया गया। तब सोनिया जी ने एक व्यंग किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी पे
कि आपने 300 करोड़ रुपया सिर्फ एक धर्म के एक पर्व को मनाने के लिए आपने देने का काम किया है। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सोनिया जी, आपका जन्म इस देश में नहीं हुआ, आप इस देश की संस्कृति को नहीं जानती, हमारे गुरुओं की कुर्बानी को नहीं जानती। यदि मेरे पास पावर और ज्यादा होती, मैं 300 करोड़ तो क्या 3000 करोड़ रुपए देकर भी गुरुओं के सम्मान को बचा सकूं, तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात है। तो आइए अब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको वहां लेके चलते हैं। कि भाई ये टर्मिनेट नहीं हो सकती है संधि, तो इसका मतलब ये है 2002 का फैसला फाइनल है। तो ये बात हुई, तो जब फैसला आया उसके बाद ऑल पार्टी हरियाणा की मीटिंग बुलाई गई थी। खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे उस टाइम, और वहां हुआ था इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए राष्ट्रपति से मिलेंगे और प्रधानमंत्री से मिलेंगे। राष्ट्रपति उस टाइम प्रणब मुखर्जी थे, उससे उनसे मिलाए हम। मैंने जब ये अपॉइंटमेंट ले ली थी, मिलाए। प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट लेना जिम्मेवारी थी खट्टर साहब की, वो आज तक नहीं प्रधानमंत्री से मिले हम। लेकिन एक मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री की जगह उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ, उस टाइम गृह मंत्री थे, उनके ऑफिस में मीटिंग हुई। वहां खट्टर साहब भी थे, मैं भी था, और वहां उसके अटॉर्नी जनरल भी थे सुप्रीम कोर्ट के, और बहुत सारे वकील थे, और सारी पार्टियों में सदस्य थे। तो वहां मैंने सवाल पूछा उनसे, अटॉर्नी जनरल से, कि भाई अब क्या मकसद है, अब क्या। उन्होंने साफ कहा ये ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है, इसका मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। तो जब वो बात हो गई, तो यहाँ असेंबली में मैंने उठाया था, आपको याद होगा, कि भाई आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। खट्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालेंगे। तो बैठ के अब विचार करने की क्या बात है। अब किस बात की बैठक हो रही है पंजाब के चीफ मिनिस्टर के साथ? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सीधा क्यों नहीं डाला जा रहा? इसका मतलब हरियाणा सरकार हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही। नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहां, असेंबली में उनका वायदा था, पूर्व चीफ जो एक्स चीफ मिनिस्टर के थे, उन्हें डाला गया। और वो छोड़ो, आज मैं अखबार में पढ़ी कि हांसी बुटाना नहर जो है, बीएमएल हांसी बुटाना नहर, उसमें हम जल भराव करेंगे। अरे वहां उन्होंने एक पंचर होना था बीएमएल मेन ब्रांच में, पंजाब ने स्टे ले रखा है, और तुम ये कहते हो बड़े अच्छे मॉल में मीटिंग हुई। तुम्हारे से ये भी नहीं कहा गया हरियाणा सरकार से कि तुम विड्रॉ कर। बात कर, पंजाब के हक का पानी थोड़ा लेना था उसमें। पंजाब का, हरियाणा का जो है, पंजाब को 5 MA अलॉट हुआ था, हरियाणा को 3.83 इराडी ने 80s में करा अलॉट, और आज तक हम 1.63 या दो से ज्यादा MA नहीं कर सके। इसी वास्ते हांसी बुटाना नहर बनाई थी हमने कि सदन हरियाणा तक पानी जाएगा, और हमारा जो हिस्सा है कम से कम 1 MAF उसमें हम ले लेंगे। पंजाब गवर्नमेंट ने स्टे ले लिया, बाद में राजस्थान को ज्वाइन कर लिया। वो वैकेट नहीं कराया गया इनसे 11 साल में। ना चीफ मिनिस्टर से ये, सेंटर के मिनिस्टर से ये बात रखी कि भाई आप आ तो रहे हो, मध्यस्थता तो कर रहे हो, पहले जो हमारा, हमने अपनी जमीन में नहर बनाई है, 300-350 करोड़ रुपए हमारे लगे हुए हैं, उसमें तो तुम जल भराव की बात कर रहे हो, उसे स्टे वैकेट नहीं कराते। दूसरा, जो दादूपुर नलवी जो नहर बनाई थी, वो पहली सरकार है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान देश में मैं कह सकता हूं, जो बनी बनाई नहर इन्होंने आट दी। एक नहर में जल भराव कर रहे हैं कि होगा, एक नहर आट दी इन्होंने। तो ये परिस्थिति है सोहेल की। तो इनको, आपका कोई सवाल पूछो। नहीं, एक मिनट।
वो टॉपिक आएगा जो बात करेंगे। अब इसके बारे में किसी की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाती। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एसवाईएल पर मीटिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह के अच्छे माहौल में बात हुई, सरकार ठीक से बात नहीं रख पाई है। एसवाईएल मुद्दे को लेकर सरकार ठीक से अपनी बात नहीं रख पाई है। आपको बता दें, बैठक थी एसवाईएल को लेकर केंद्र के साथ, दोनों प्रदेश के सीएम इस बैठक में शामिल हुए थे। सीआर पाटिल की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसको लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब सवाल उठाए हैं और कहा कि इस बैठक में किस तरह की बातचीत हुई है, किस तरह की बैठक हुई है, इसको लेकर सवाल उठाए हैं। और यही साथ में आरोप लगाए हैं कि हरियाणा सरकार ठीक से अपने पक्ष नहीं रख पाई है। हम मान लें बैठ के बात कर लेंगे, क्यों कर लेंगे बैठ के बात? बिल्कुल बिल्कुल ये मानना ही नहीं चाहिए था बैठ बात करने के। उनसे वही मैं कह रहा हूँ, बात करने का मतलब क्या है? जब एक ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन सा कोर्ट है? फिर तो कभी न्याय मिलेगा नहीं किसी को। फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं। भाई बहन का पवित्र पर्व रक्षाबंधन करीब है और ऐसे में बाजार में राखी की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में दुकानें रंग बिरंगी राखियों से सज गई हैं। इससे बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी और धागे खरीदने में जुटी हुई है। दुकानदारों ने रक्षाबंधन के लिए अलग अलग डिजाइन की राखियां मंगवाई हैं, जिससे बाजार में चहल पहल देखी जा रही है। अपने भाई के लिए राखी खरीदने बाजार पहुंची महिलाएं रंग बिरंगी राखियों को देखकर खुश हैं। अभी राखी की शॉपिंग करने आई हूँ। जैसे कि सबको मालूम ही है कि राखी भाई बहन का त्यौहार है। इस त्यौहार के लिए बहनें बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हैं। कुछ बहनें भाइयों के घर जाती हैं, कुछ भाई बहनों के घर आते हैं। कुछ बहनें भाई जो हैं बहनों को राखी के लिए गिफ्ट्स देते हैं और साल में एक बार आता है तो बहनें बहुत बेसब्री से इसका इंतज़ार करती हैं। जो पर्व है, जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, ये भाई बहनों का पवित्र और प्यार का त्यौहार है। और हमारे पास जो दुकान के जो राखी का जो सामान है, इसमें धागे हैं हमारे पे अच्छे अच्छे सुंदर धागे जो है, वैरायटी हमारे पे बहुत अच्छी है। बच्चों के टेडी बेयर वाले हैं, खिलौने टाइप जो होती हैं राखियाँ वो हैं। हमारे पे कोई भी आइटम ऐसी नहीं है जो चाइनीज़ हो। सब हमारी जो है स्वदेशी आइटमें हैं और सारी जो है हमारे पे जो राखियाँ हैं सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं। तो उधर महेंद्रगढ़ में भी राखी की रौनक देखी जा रही है। यहाँ पर भी इसी तरह की चहल पहल देखने को मिल रही है। बाजार में राखियां आ गई हैं रंग बिरंगी और रौनक देखी जा रही है। राखी का त्योहार तो भाई बहन का त्योहार है ही, इससे अच्छा तो कोई त्योहार हो ही नहीं सकता। और राखियों का नारनौल में खूब अच्छा वो बन रहा है और खूब अच्छी राखी मिल रही है और इससे अच्छी तो राखी क्या मिलेगी। खूब अच्छा है। एक भाई बहनों का बहुत अच्छा त्योहार है, एक पावन पर्व है, जिससे भाई बहनों का जो एक अटूट प्रेम है उसके बंधन का प्रतीक है। और आज के दिन जो रक्षाबंधन का दिन होता है, उस दिन बहनें अपने भाई को एक शगुन का धागा बांधती हैं, जो जिससे इनके अटूट प्रेम की जो डोर है वो बंधन और भी ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पे राखी की अगर बात करें अपन तो राखी में यहाँ पे सबसे बेस्ट शहर की राखियाँ ही थी, यहीं से बिकती थी। लेकिन हर साल के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो अब की बार 50% तक का मंदा